नमस्कार मित्रों, प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आपका पुनः स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कल, आज और कल पर। आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। कल समय का अभाव था, इसलिए मैं आपको दो बातें नहीं बता पाया। पहला तो ये कि योनि दोष किन परिस्थितियों में कैंसल हो जाता है या उसका प्रभाव कम हो जाता है, और दूसरा ग्रह मैत्री जब मैं बता रहा था तो मैंने आपको कहा था कि चंद्र और बुध की शत्रुता का कारण बताऊंगा, सूर्य और शनि की शत्रुता का कारण बताऊंगा। ये दोनों कल समय अभाव के कारण मैं नहीं बता पाया, तो पहले आज इन दोनों टॉपिक की थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, फिर आज का वीडियो शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, मित्रों, यदि आपने हमारा चैनल अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को नहीं दबाया है तो कृपया अब दबा लीजिए। ऑल के ऑप्शन को टच नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिले और लोगों का भला हो। तो चलिए मित्रों, पहले कल की अधूरी बात को पूरा कर लेते हैं। योनि दोष कुछ परिस्थितियों में कैंसल हो जाता है। जैसे लड़का और लड़की दोनों की राशि अगर एक हो, मतलब लड़का भी कर्क राशि का है, लड़की भी कर्क राशि की है, तो चाहे उनकी योनि अलग अलग हो, लेकिन अगर राशि एक हो गई तो राशि स्वामी एक हो जाएंगे, और जब राशि स्वामी एक हो जाएंगे तो योनि दोष का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों की मानसिकता एक हो जाएगी ना। दोनों एक जैसा सोचेंगे, विचार करेंगे, पसंद नापसंद एक जैसी हो जाएगी, तो घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति ना के बराबर होगी। यानी योनि दोष का प्रभाव कम हो जाएगा, या आप कह सकते हैं ख़त्म हो जाएगा। दूसरी स्थिति है लड़का और लड़की, इनके जो राशि स्वामी हैं ये आपस में मित्र होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण हेतु, यदि लड़की शनि की राशि मकर या कुंभ राशि की है और लड़का तुला या वृष राशि का है जिसका स्वामी शुक्र है, तो शुक्र और शनि ये दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं। ये मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था चार्ट के माध्यम से कि देव ग्रह और दानव ग्रह के ग्रुप में दानव ग्रहों में शुक्र, शनि, राहु, केतु आते हैं। शुक्र की दो राशियां हैं वृष और तुला, शनि की दो राशियां हैं मकर और कुंभ। अगर लड़का वृष का हो, लड़की कुंभ की हो, लड़की तुला की हो, लड़का मकर का हो, तो इन दोनों में आपसी तालमेल बैठेगा। इन दोनों की मानसिकता एक जैसी होगी। कई सारे मामलों में पसंद नापसंद एक जैसी होगी, सारे मामलों में तो नहीं, कई सारे मामलों में। तो यहाँ भी योनि दोष का प्रभाव कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और एक कंडीशन बनती है, यदि लड़के की नवांश कुंडली और लड़की की नवांश कुंडली में नवांश का स्वामी एक हो या दोनों के नवांश स्वामी आपस में मित्र हों, ये दो कंडीशंस हो गई, तब भी योनि दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है। अब नवांश कुंडली क्या है, ये ऊंची कक्षा का विषय है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप सूत्र के रूप में इतना जान लें कि यदि वर और कन्या दोनों के नवांश स्वामी एक ही ग्रह हों, यानी लड़का अगर मीन नवांश का है और लड़की भी मीन नवांश की है, तो दोनों के स्वामी होंगे बृहस्पति, तो योनि दोष जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि फिर दोनों के विचार मिलने लगेंगे आपस में। या फिर दोनों के नवांश स्वामी आपस में मित्र ग्रह हों, जैसे लड़का अगर वृश्चिक नवांश का है और लड़की मेष नवांश की है, तो दोनों के नवांश स्वामी एक होंगे। या लड़का वृश्चिक नवांश का है और लड़की सिंह नवांश की है, तो सिंह नवांश का स्वामी होता है सूर्य और वृश्चिक नवांश का स्वामी होता है मंगल। दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं, देव ग्रह हैं, ये कल के वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे फिर दोनों में मित्रता हो जाएगी, लड़का और लड़की के विचार मिलने लगेंगे और उनका योनि दोष लगभग समाप्त हो जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो बाकी थी, पेंडिंग थी, आज मैंने आपको दी। एक दूसरी जानकारी है ग्रह मैत्री और ग्रह शत्रुता में चंद्रमा और बुध के विषय में। मित्रों, बुध दानव ग्रह के सारे ग्रहों से, दानव ग्रुप के जितने ग्रह हैं उनसे मित्रता रखता है, और देवता ग्रुप के जितने ग्रह हैं उनमें सूर्य और बृहस्पति से मित्रता रखता है, लेकिन चंद्र और मंगल से उसकी शत्रुता है। तो चंद्रमा से उसकी शत्रुता का कारण क्या है, इसकी एक पौराणिक कहानी है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन किया गया है कि देवगुरु बृहस्पति
उनकी पत्नी थी तारा, बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। उनका शिष्य था चंद्रमा, चंद्रदेव। अब तारा अत्यंत रूपवती स्त्री थी और चंद्रदेव को बहुत सारे देवताओं की कृपा प्राप्त थी, इसलिए चंद्रदेव को थोड़ा अपने ऊपर घमंड भी था, गर्व भी था। और चंद्रमा देखने में अति सुंदर, रूपवान, शीलवान थे। तो हुआ ऐसा कालांतर में कि चंद्र को तारा से प्रेम हो गया और उसने तारा का अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। किडनैप करके काफ़ी समय तक अपने पास रखा, उसके साथ संभोग किया। तारा गर्भवती हो गई। देवगुरु बृहस्पति अपनी पत्नी को वापस पाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने चंद्र के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। चंद्र के साथ जब युद्ध प्रारंभ कर दिया तो सारे देवताओं ने बृहस्पति का साथ दिया और चंद्रमा इस युद्ध में हार गए। तो विवश होके उन्हें देवगुरु की जो बृहस्पति की पत्नी थी तारा, उसको वापस करना पड़ा। अब तारा अपने पति के पास वापस तो आ गई, किंतु तारा गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। तो बृहस्पति ने पूछा कि भाई ये बालक या बालिका जो भी है तुम्हारे गर्भ में, इसका पिता कौन है? तो तारा के लिए बड़ा लज्जा का विषय था। हालांकि दोष उसका नहीं था, पर फिर भी उसने बताया कि इसका पिता चंद्रमा है। समय के साथ तारा ने एक बालक को जन्म दिया जो अत्यंत विलक्षण था, तीव्र बुद्धि का था। वो हुआ बुध। अब बुध को बाद में बृहस्पति और चंद्र दोनों अपनाना चाहते थे, पर बुध को अपने पिता से, चंद्रमा से इसलिए घृणा हो गई क्योंकि उसने तारा अर्थात उसकी माँ का अपहरण करके और बलात्कार करके उसको जन्म दिया था। इसलिए बुध को अपने पिता से घृणा हो गई और बुध का श्राप है, समस्त देवताओं का श्राप है चंद्रमा को। उसी दिन से चंद्रमा का रूप क्षीण हो गया और चंद्रमा को ये श्राप मिला कि तुम कभी स्टेबल नहीं होगे, कभी स्थिर नहीं होगे। तुम्हारा आकार, कद, मानसिकता सब घटती बढ़ती रहेगी। इसीलिए आज भी आप देखें तो 15 दिन चंद्रमा घटता है और अमावस्या हो जाती है, फिर 15 दिन चंद्रमा धीरे 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 बढ़ता है तो पूर्णिमा हो जाती है। वो कभी स्थिर नहीं होता, उसके आकार में, स्वभाव में परिवर्तन होता रहता है, विचलित मानसिकता का होता है। इसीलिए चंद्र प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं उनकी मानसिकता भी स्थिर नहीं होती। जैसे जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है उस प्रकार से उस व्यक्ति की मानसिकता भी घटती बढ़ती रहती है। दुनिया में जितने भी मानसिक रोगी हैं, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, अकेलापन, उदासी या मेंटल डिजीज़ जिनको है किसी किस्म का, उन लोगों को चंद्रमा के घटने बढ़ने से बड़ा प्रभाव पड़ता है उनकी मानसिक स्थिति पर। जब चंद्रमा पूरा फुल मून होगा, पूर्णिमा होगी, तो उनकी मानसिक स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी, और जब अमावस्या होगी तो उनकी मानसिक स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। तो ये चंद्र को देवताओं का श्राप है और इस कारण बुध में और चंद्रमा में शत्रुता है। अब सूर्य और शनि की शत्रुता की कथा सुन लीजिए। सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव, छाया पुत्र हैं शनिदेव। छाया क्या है? सूर्य की पत्नी थी संज्ञा। सूर्य सबसे तेजस्वी ग्रह, बड़े प्रकाशमान, उनका तेज इतना अधिक था कि संज्ञा उसको सह नहीं सकी और संज्ञा परेशान रहने लगी। तो उसने एक बार सोचा कि क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए विश्राम करने अपने पिता के घर अर्थात मायके चली जाऊं और पीछे में अपनी एक डुप्लीकेट कार्बन कॉपी, एक जेरोक्स कॉपी सूर्यदेव की सेवा में छोड़ जाऊं। तो संज्ञा ने क्या किया, अपनी छाया से अपने जैसा डुप्लीकेट एक जेरोक्स कॉपी एक और दूसरी लड़की बनाई, औरत बनाई, और उसको कहा कि भाई मैं अपने मायके जाऊंगी और सूर्यदेव को पता न चले कि मैं मायके गई हूँ, नहीं तो वो आ करके मुझे वापस ले जाएंगे। तो तब तक तुम यहाँ मेरी जगह रहो पत्नी बन के और सूर्यदेव की सेवा करो। इसके बाद संज्ञा चली गई अपने मायके और छाया रहने लगी। चूँकि छाया संज्ञा की छाया से उत्पन्न हुई थी इसलिए उसका रंग भी थोड़ा काला था, थोड़ा दबा सा था। सूर्यदेव ये अंतर समझ नहीं पाए, प्रारंभिक दिनों में उनको पता नहीं चला, क्योंकि सूर्यदेव बड़े तीव्र भ्रमण करते थे, तो इसलिए सूर्यदेव को ये समझ नहीं आया। और इसी बीच में कई सारे पुत्र पुत्रियां पैदा हो गए। संज्ञा से, सूर्यदेव की जो पत्नी थी संज्ञा, उससे यमराज, यमदेव हैं, और यमुना, जो हमारी धरती पे यमुना नदी पाई जाती है, यम और यमुना का जन्म हुआ था। और सूर्यदेव की जो दूसरी पत्नी हुई छाया, इससे शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो शनिदेव का रंग बड़ा काला था,
उस समय सूर्यदेव को आभास हुआ कि ये बालक संभवतः मेरा नहीं है, शायद मेरा नहीं है। और फिर उन्होंने खोद खोद के पूछना शुरू किया तो सारी कहानी पता चल गई। तो सूर्यदेव शनि से थोड़ी घृणा करने लगे। समय के साथ ये घृणा बढ़ी और दोनों में शत्रुता हो गई। शनिदेव तो खुद ही तेजस्वी थे और चूँकि उनकी माता के साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ था, शनि न्याय के देवता हैं, न्याय के प्रतीक हैं, तो उन्होंने उस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई, सूर्यदेव के विरुद्ध आवाज़ उठाई और फिर धीरे धीरे दोनों में शत्रुता हो गई। तो ये एक पौराणिक कहानी है सूर्य और शनि की शत्रुता की। चूँकि हमारा वैदिक ज्योतिष धर्मशास्त्रों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें पौराणिक कहानियों की बड़ी जगह बनती है। तो मैंने सोचा कि ये जानकारी भी आपके साथ शेयर की जाए। अब मित्रों, आज के विषय पर आते हैं। आज मैं आपको गण के बारे में बताऊंगा। गण पर हम 6 पॉइंट देते हैं। अष्टकूट मिलान में गण, नाड़ी और भकूट, इनमें सबसे ज़्यादा अंक मिलते हैं। तो आज हम गण की चर्चा करेंगे। मेरे पीछे जो बोर्ड है उसमें मैंने पहले से तैयारी करके रखी है और मैं आपको गण के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं गण के बारे में जानना। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो बोर्ड रखा हुआ है इसमें मैंने गण के बारे में लिखा हुआ है। मित्रों, गण 3 प्रकार के होते हैं। गण के लिए हम 6 अंक देते हैं अष्टकूट मिलान में। और गण के 3 प्रकार हैं, अर्थात 3 तरह के गण वाले व्यक्ति इस धरती पर पाए जाते हैं। पहले व्यक्ति होते हैं देवगण के लोग, देवता। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, देवगण में जो लोग जन्म लेंगे उनमें देवताओं वाली क्वालिटी होगी, उनका स्वभाव देवताओं जैसा होगा। दूसरे होते हैं मानव गण के लोग, यानी मनुष्य। जो लोग मानव गण के तहत जन्म लेंगे उनमें मानवों वाले गुण होंगे, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं। वो मिक्सचर होते हैं, अच्छे और बुरे गुणों का मिश्रण होते हैं। और तीसरे होते हैं राक्षस गण वाले लोग। जो लोग राक्षस गण के अंतर्गत आते हैं उनमें ज़्यादातर बुरे गुण होते हैं, बुरी क्वालिटीज़ होती है। किंतु राक्षस गण वाले लोगों में एक अच्छी क्वालिटी भी होती है, या एक से अधिक 2, 3, 4 अच्छी क्वालिटीज़ भी होती हैं। ऐसा नहीं कि उनमें सब बुरा होता है। तो आइए विस्तृत चर्चा करते हैं, व्याख्या करते हैं इन गणों की। देवगण में वो लोग आते हैं जिनका जन्म अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण या रेवती नक्षत्र के अंतर्गत हुआ हो। ये 9 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वो देवगण का होगा। आप इसको चाहें तो ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि यदि इन 9 नक्षत्रों में कोई व्यक्ति जन्मा है तो वो देवगण का होगा। अब देवगण के लोगों के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में एक सूक्ति है, एक श्लोक है। ज्योतिष के शास्त्रों में कहा गया है, सुंदरो दानशीलश्च मतिमान सरलः सदा अल्पभोगी महाप्राज्ञोत्तरो देवगणे भवेत्। सुंदरो दानशीलश्च मतिमान सरलः सदा अल्पभोगी महाप्राज्ञोत्तरो देवगणे भवेत्। अर्थात देवगण में जो पुरुष उत्पन्न होता है या जो महिला उत्पन्न होती है, दोनों के लिए से एक ही बात है, वह दानी, बुद्धिमान, सुंदर, शीलवान, अल्पाहारी, अल्पाहारी मतलब कम भोजन करने वाला, उत्तम विचारों वाला, श्रेष्ठ, परमार्थी, दूसरों के काम आने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला, सरल हृदय का, कोमल हृदय का होता है। इसका दिमाग काफ़ी तेज होता है। यदि देवगण में कोई पैदा हुआ हो, लड़का या लड़की, तो वो अत्यंत धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, सरल हृदय का होगा, शांत चित्त होगा, सुंदर भी होगा, उसका दिमाग बहुत तेज होगा, मतलब बुद्धिमान होगा, दूसरों के प्रति दया का भाव रखेगा, दूसरों की सहायता करेगा, समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करेगा, समाज का भला करेगा। देवगण वाले जातक जब धरती पे आते हैं तो उनके जीवन का उद्देश्य होता है जनता का कल्याण, समाज का कल्याण। वो चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे उनका जन्म किसी भी क्लास में हुआ हो, चाहे वो अपर क्लास के हों, मिडिल क्लास के हों, लोअर क्लास के हों, चाहे वो किसी भी जाति में जन्मे हो, उनका कास्ट कोई भी हो, यदि व्यक्ति देवगण का है तो उसमें ये सारे गुण पाए जाएंगे और वो अपने जीवन में समाज के लिए ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा करके जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो अनाथ आश्रम बनवा देते हैं, स्कूल कॉलेज खुलवा देते हैं, हॉस्पिटल खुलवा देते हैं,
कई सारे ओल्ड एज होम खुलवा देते हैं, वृद्धाश्रम वगैरह। कई सारे एनजीओ खुलवा देते हैं और एनजीओ की सहायता से समाज सेवा का काम चलता रहता है। ये सारे लोग देवता गण में पैदा होते हैं, ये देवगण होते हैं। ये 9 नक्षत्र ऐसे हैं जो देवगण के अंतर्गत आते हैं। आप चाहें तो एक बार फिर से देख लें, मैं दोहरा देता हूँ। अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती, ये 9 नक्षत्र हैं देवगण के। मित्रों, देवगण से आगे बढ़ेंगे तो दूसरा गण होता है मानवगण। मानवगण मतलब इंसान, मनुष्य। कहते हैं मनुष्य गलतियों का पुतला होता है। मनुष्य में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। अगर सारी अच्छी चीज़ें हो गई तो मनुष्य तो देवता हो गया, और अगर सारी बुरी चीज़ें हो गई, सारे बुरी क्वालिटीज़ आ गई, तो वो मनुष्य राक्षस हो गया। चूँकि मनुष्य मिक्सचर होता है अच्छे और बुरे गुणों का, सद्गुणों का और दुर्गुणों का मिक्स होता है, वो मिश्रित गुण होता है, इसलिए वो मनुष्य है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से नक्षत्र हैं जिनमें जन्म लेने पर व्यक्ति को मानव गण मिलता है। ये 9 नक्षत्र हैं: भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद। ये 9 नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन 9 नक्षत्रों में हुआ है तो आप मानव गण के हैं। इसको भी याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, इन 9 नक्षत्रों में जन्म लेने वाला व्यक्ति मानव गण का होता है। मानव गण के बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक श्लोक लिखा गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। मानी धनी विशालाक्षो लक्ष्य वेधी धनुर्धर गौरह घोर जन ग्राही अति मानवे गणे। इसका अर्थ होता है कि मानव योनि में जन्म लेने वाला, मानव गण में, योनि नहीं, माफ़ कीजिएगा, मानव गण में जन्म लेने वाला व्यक्ति अभिमानी होता है। उसको अपने ऊपर अभिमान होता है, चाहे वो अभिमान स्वार्थ का हो या परमार्थ का हो, अभिमान होता है। वो धनी होता है, विशालाक्षी होता है, बड़ी बड़ी आँखों वाला होता है। लक्ष्य वेधी धनुर्धर, मतलब अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होता है। कई सारे दुराग्रहों से भी घिरा होता है। तो मानव गण मिक्सचर है अच्छे और बुरे गुणों का। ये 9 नक्षत्र हैं। इसके बाद तीसरा जो गण है वो है राक्षस गण। राक्षस गण में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं उनका गुण क्या होता है? जैसा कि नाम से जाहिर है वो राक्षस हैं, तो वो दुष्ट प्रकृति के होंगे, ज़िद्दी होंगे, घमंडी होंगे, अकड़ू होंगे, लड़ाकू होंगे, ईर्ष्यालु होंगे, दूसरे से जलन रखने वाले होंगे। हालांकि यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, यदि आपकी कुंडली में आपके नक्षत्र के अनुसार आप राक्षस गण के हैं, या आपका बेटा, आपका भाई या आपकी पत्नी राक्षस गण की है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो दुष्ट प्रवृत्ति का है या बुरा है। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि राक्षस गण का, राक्षस किसको कहते थे? जो रक्षा करता था। राक्षस गण में कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। पहला गुण तो उनका ये होता है कि वो अपने कुल की रक्षा करने वाले होते हैं। आप किसी भी राक्षस को देख लें, बड़े से बड़े राक्षस को देख लें, चाहे रावण को, मेघनाद को, कुंभकर्ण को, अपने कुल की मर्यादा और कुल की रक्षा, परिवार की रक्षा के लिए ये अपना जीवन त्याग देते थे, युद्ध करते थे, साहसी होते थे, बहादुर होते थे। इनमें सहन शक्ति बड़ी ज़्यादा होती थी। सालों साल तपस्या करते रहते थे और तपस्या करके किसी न किसी बड़े देवता को प्रसन्न कर लेते थे। मतलब धैर्य की शक्ति इनमें बहुत ज़्यादा होती थी। कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, कैसा भी कष्ट हो, ये सह जाते थे। और इनका राक्षस नाम रक्षण से बना है, मतलब अपने कुल की रक्षा करना। तो ये राक्षसों का मेन गुण है। एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्टेड इनमें गुण होता है राक्षस गुण में जन्मे लोगों का, कि इनमें सिक्स्थ सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये लोग आने वाली दुर्घटनाओं को पहले ही भांप लेते हैं। इनमें अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन की पावर होती है। या जब कोई व्यक्ति इनके पास आता है तो उसको देख के इनको आभास हो जाता है कि आदमी किस नियत से मेरे पास आया है, किस इरादे से आया है। तो ये कुछ गॉड गिफ्टेड गुण है राक्षस गण के लोगों में। हाँ, कुछ दुर्गुण भी हैं। दुर्गुणों की मात्रा ज़्यादा होती है, पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति राक्षस गण में जन्मा है तो वो पूरा बुरा ही होगा, ऐसा भी नहीं है। अब ये तो हो गए गुण। नक्षत्र 9 नक्षत्र हैं जिनमें जन्म लेने वाला व्यक्ति राक्षस गण के अंतर्गत आता है। आश्लेषा, विशाखा, कृतिका,
चित्रा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा और शतभिषा, इन 9 नक्षत्रों में जो जन्म लेते हैं वो राक्षस गण के होते हैं। 9 देवगण के, 9 मानव गण के और 9 राक्षस गण के। राक्षस गण के लोगों के बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्रों में एक श्लोक है, सूक्ति है, उन्मादी भीषणाकारः सर्वदा कलह प्रिय पुरुषो दुस्सहम भूते प्रमेहि राक्षसे गण। उन्मादी भीषणाकारः सर्वदा कलह प्रिय पुरुषो दुस्सहम भूते प्रमेहि राक्षसे गण। इसका अर्थ है उन्मादी। उन्मादी मतलब ऐसे तो पागल होता है, पर आज के समय में अधिक क्रोध करने वाला, गुस्से में पागल हो जाने वाला, उसको उन्मादी कहेंगे। मतलब उनका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। दूसरा भीषणाकार, उनका आकार भीषण होता है, मतलब अगर वो दुबले पतले शरीर के भी हैं और क्रोध में आ गए तो फिर तांडव मचा देंगे। तो इसलिए जो संस्कृत की सूक्तियाँ हैं उनको तोड़ तोड़ के आज के परिवेश के हिसाब से समझिए। सर्वदा कलह प्रिय, उनको कोई भी ऐसी बात हो गई, कुछ नॉर्मल भी कंडीशन है तो उसमें झगड़ा निकाल लेंगे। कलह मतलब झगड़ा। पुरुषो दुस्सहम भूते प्रमेहि राक्षसे गण, ऐसे लोग दुस्साहसी होते हैं। राहु राक्षस था, राक्षसों का राजा था, दुस्साहसी था, तभी तो देवताओं का वेश धारण करके अमृत पीने लगा। उसको मरने का डर नहीं था कि देवताओं में घुस के बैठूंगा तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लोग समाज के बने बनाए नियमों की परवाह नहीं करते, दुस्साहसी होते हैं। ये कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं। तो ये थी इन गणों की व्याख्या। अब थोड़ा सा मैं चर्चा और करूँगा कि यदि मान लीजिए इसका गुण मेलापक में क्या रोल है, क्यों 6 अंक दिए जाते हैं। तो उसका कारण ये है कि यदि लड़का देवगण का है और लड़की राक्षस गण की है तो आप खुद सोचिए कि क्या देवगण, एक देवता और एक राक्षस एक साथ रह सकते हैं? नहीं, असंभव है। किंतु कुछ परिस्थितियों में ये रह सकते हैं, रह तो लेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के डर से रहेंगे। मतलब दोनों को ये लगता रहेगा कि पता नहीं सामने वाला कब क्या कर देगा। एक मन में अज्ञात भय बना रहेगा। लड़ने में, बहादुरी में तो दोनों एक जैसे हैं, अगर लड़ाई होगी तो दोनों लड़ लेंगे। लेकिन जहाँ एक आदमी साउथ पोल है तो दूसरा नॉर्थ पोल है, तो ये जोड़ी अच्छी नहीं रहेगी, वैवाहिक जीवन में कष्ट होगा। इसीलिए इसको 6 अंक दिए गए हैं। दूसरा, मान लीजिए लड़का देवगण का है और लड़की मानव गण की है, मनुष्य है, तो क्या ये आपस में रह लेंगे? ये लोग रह लेंगे, ये जोड़ी ठीक ठाक होगी। क्योंकि दोनों में से एक व्यक्ति अगर देवगण का है, उसमें देवताओं वाले गुण बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा मिक्सचर है, उसमें देवताओं के भी कुछ गुण हैं और कुछ गुण राक्षसों के भी हैं। तो देवगण का जो व्यक्ति होगा वो मानव गण वाले व्यक्ति को, उसकी अच्छी क्वालिटीज़ को उभारेगा और उसकी बुरी क्वालिटीज़ को ढांकेगा। तो मानव गण वाला, चूँकि मानव मिक्सचर है अच्छे और बुरे गुणों का, तो ये निभा लेंगे, ये जोड़ी चल जाती है। सबसे बेटर तो होता है कि लड़का और लड़की दोनों देवगण के हों, तो पूरे पूरे 6 अंक मिल जाएंगे। लड़का और लड़की दोनों मानव गण के हों तो भी अच्छी निभ जाएगी। लड़का और लड़की दोनों राक्षस गण के हों तो भी बढ़िया संबंध चलेगा। गड़बड़ होती है जब एक देवगण का हो दूसरा राक्षस गण का हो, तो यहाँ गड़बड़ है। एक देवगण का हो दूसरा मानव गण का हो तो ठीक ठाक चल जाएगा। सबसे खराब स्थिति कहाँ होती है? जब लड़का या लड़की में से कोई एक हो राक्षस गण का और दूसरा हो मानव गण का। तब क्या होगा? एक राक्षस है, दूसरा इंसान है, राक्षस तो इंसान को खा जाएगा। तो पूरी 110% संभावना रहेगी कि यदि लड़का लड़की में से कोई एक राक्षस गण का है और दूसरा मानव गण का है, तो राक्षस गण वाला मानव गण को चैन से जीने नहीं देगा। वो इसको दिन रात प्रताड़ित करेगा, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो। इसको इतना मेंटली टॉर्चर होगा, फिजिकल टॉर्चर इनके साथ होगा कि इनका आपस में रहना असंभव हो जाएगा। तो ये थी गणों की व्याख्या। आशा है अब आप गणों के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपके सामने चार्ट पड़ा हुआ है, आप चाहें तो इसको लिख लें, नोट कर लें, याद कर लें। आगे कदम कदम पे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने अपने पिछले कई वीडियोज़ में आपको नक्षत्रों के बारे में ही बताया है, क्योंकि वेदों का नेत्र है ज्योतिष और ज्योतिष का नेत्र है नक्षत्र। यदि कोई व्यक्ति नक्षत्रों के बारे में जानता है तो समझ लीजिए उसने आधा ज्योतिष विज्ञान तो ऐसे ही सीख लिया। बाकी ग्रह भाव उच्च नीच ये सब तो चलता रहेगा, पर ये मूल है, जड़ है। इसलिए मैं नक्षत्रों पे इतना एम्फेसिस दे रहा हूँ, इतना जोर दे रहा हूँ। अच्छा, योनि दोष के कैंसिल की जो परिस्थितियाँ मैंने आपको अभी बताई, वो भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। योनि दोष किन परिस्थितियों में कैंसिल होता है या इसका प्रभाव कम होता है। लड़का और लड़की की राशि एक हो,
तो योनि दोष खत्म हो जाता है। लड़का और लड़की के राशि स्वामी मित्र हों तो योनि दोष खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। लड़का और लड़की के नवांश स्वामी एक हों तो योनि दोष खत्म हो जाता है, या फिर लड़का लड़की के नवांश स्वामी आपस में मित्र हों। ये 4 कंडीशन है जिसमें योनि दोष का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। कोई भी दोष पूरी तरह समाप्त तो नहीं होता, किंतु उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है, 10% 15% रह जाता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे भकूट की। भकूट के लिए 7 अंक दिए जाते हैं अष्टकूट मिलान में। भकूट क्या है इसके बारे में कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।